अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कड़क न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कामिल अब्बास। कहते हैं कि सियासत में रवादारी, वज़ादारी और अखलाकियात को मद्देनज़र रखना एक जमहूरी अमल है। आज हम जिस सियासी शख्सियत का इंटरव्यू करने आए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रूहानी घराना सियासत में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। पाक वतन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA मियाँ अहमद रज़ा मानिका साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नहीं जी, वेलकम वेलकम। सर परसों रात हमारे पार्लिमान में एक वाक़या पेश आया जिसमें कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के MNAs को उठाया गया। एक पार्टी आप जानते हैं, तो सर क्या आप समझते हैं कि ये हमारी जमहूरियत के लिए कोई नेक शुगुन था? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में असेंबली की पॉलिटिक्स में मैं 2002 से आया हूँ। उससे पहले डेफिनेटली मैं लोकल बॉडीज़ में भी था। मैं अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ अपने इलाके से, और उसके बस बाद मैं सीधा ही असेंबली के इलेक्शन में आया 2002 से। 2002 से 2007 तक मैं MNA था, और मेरा ख्याल है जो इखलाकियात और रवादारी का वो जो एक हाउस था वो मैंने खुद देखा है 2002 वाला, जिसमें वो काफ लीग की हुकूमत थी और अपोजिशन में ये उस वक्त PMLN नहीं थी। हम लोग तो कोएलिशन पार्टनर्स थे, तो हम लोग। आप उस वक्त काफ लीग के प्लेटफॉर्म से लड़े थे? मैं काफ लीग का उस वक्त MNA था, लेकिन नजरियाती इख्तिलाफ या हम उन्हें कायल करते हैं, लेकिन इशू तो एक ही होता है ना कि मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए, आपके अपनी आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। जो भी आप बात करें, अपने इलाके की आवाम का फ़ायदा हो, इस मुल्क की आवाम का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो। इसके अलावा तो हमारी पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो अपने आपने जिक्र किया, जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पे जो एक मुजाहरा हुआ PTI के MNAs को जिस तरह उठाया गया, मेरा ख्याल है बड़ा सख्ती से मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। देखिए, आप किसी MNA को बाहर से अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप स्पीकर नेशनल असेंबली की इजाज़त ना ले लें। एक तो उस कानून को कभी मद्देनज़र नहीं रखा गया। मतलब मैं 2002 से 7 तक MNA था, उसके बाद मैं फिर 2018 से लेके 22-23 तक जो PDM की हुकूमत आई, मैं उसमें भी MNA था। अब मैं फॉर द थर्ड टाइम MNA आ रहा हूँ। इस सारे अरसे में अगर किसी MNA को अरेस्ट किया है, स्पीकर साहब की इजाज़त नहीं दी गई। एक MNA को बाहर से अरेस्ट कर लिया, कोई एयरपोर्ट से उतरे तो उधर से MNA अरेस्ट हो गया। ये एक हमारी एक रिवायत है, हमारी कौमी असेंबली है, उसके उसूल हैं। अब जो 2 दिन पहले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो एक अधेर नगरी थी। मतलब जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी नकाब पोश अंदर दाखिल हो गए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ गए, और MNAs को कमरों में छुपना पड़ा, कईयों को मस्जिद में पनाह लेनी पड़ी, और फिर वहां से इन्होंने जाके उनको पकड़ा है। और ईमान सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट किया मीडिया में, खुद MNAs ने आगे बता के हमें इतनी भूख लगी थी कि हमें बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं थी। वो सारी बातें सही है। पॉलिटिक्स के अंदर पकड़ दकड़ होती रहती है, नजरियाती इख्तिलाफ चलता रहता है, लेकिन ये इसका मैं उस हद तक मैं कह रहा हूँ कि इस हद तक ये मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर नकाब पोशों को नहीं आना चाहिए था, अंदर से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अदरवाइज दूसरी जो बात थी, वो देखिए, वो तो नजरियाती इख्तिलाफ तो चल रहा है हमारा। बिल्कुल। वो हर वक्त अगर एक उन्होंने जलसा कर दिया, जलसे की इजाज़त भी दे दी हुकूमत ने, उन्होंने जलसा किया, जलसे पे जो सब ने इजहार ख्याल कर दिया, वो भी ठीक नहीं था। अगर आप वो चीफ मिनिस्टर KPK के ले लें तो वो भी मेरा ख्याल है वो ठीक उसका नहीं था। वो तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, हुकूमत को, उसने किसी को छोड़ा ही नहीं। सारों के खिलाफ इस तरह बात करता है जैसे कोई अधेर नगरी है, जैसे कोई सिर्फ उनका चौपट राज है, कोई सिर्फ जहाँ के वो खुद मालिक हैं, और तो कोई वहाँ हुकूमत ही नहीं है। इवन कल ना सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई अडाला जेल में, बानी चेयरमैन PTI की, तो उनको बताया गया कि आपके कुछ मेंबरान ने ना अली अमीन गंडापुर के बयान पे माफ़ी मांगी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है उनका क्या उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। बानी PTI साहब ने सीधा सीधा एंडोर्स कर दिया, जो KPK के चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। और बुज़दिल शख्स की पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो बुज़दिल है उनकी कोई जगह नहीं है। देखे, वो कोई सियासी आदमी तो है ही नहीं। इमरान खान को मैं बहुत पहले से जानता हूँ।
क्योंकि कुछ अर्सा हम लोग रहे हैं पीटीआई के अंदर, जी बिल्कुल सर। तो हमने उसको करीब से भी देखा हुआ है, हमने उसकी पॉलिसीज, उसका माइंडसेट हमने देखा हुआ है। वो पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है ना जी। उसने जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, देखिए आज अगर उनके लोग जो हमारे साथ असेंबली में बैठे थे, आज अगर ये बात कर रहे हैं कि जी एक दूसरे के साथ डायलॉग करके ही ये अवान भी आगे चल सकते हैं, फिर डायलॉग अगर कोई नहीं करता तो हमेशा आप ही नहीं करना है। आप लोग हमेशा कहते हैं जी हमारे से बात नहीं की जाती। जब भी बात की है, जब भी हमने ऑफर किया है, मियाँ शहबाज शरीफ ने कितनी दफ़ा ऑफर किया, बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी दफ़ा ऑफर किया, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी मैंने तो बात करनी है तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। लेकिन उन्होंने कल एक बात और भी कही है, उन्होंने लोगों से कहा है बातें कि नहीं मैं एस्टेब्लिशमेंट्स में तमाम फ्रीकैन से ना आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, कोई मुज़ाकरात हुए नहीं थे, कौन से दरवाजे बंद हो रहे हैं? मुज़ाकरात होते तो आप उन्होंने कहें ना। कहा है ना कि मैंने वो अपने कहा 6 है बंदों उन्होंने को ना, ना वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा हुआ लोगों था। को अंधेरे में रख रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के तो उनके साथ कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे थे, वो इस कोशिश में जरूर थे। एस्टेब्लिशमेंट के आपने ISPR के उस दिन प्रेस जी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सुनी, उन्होंने कह दिया अब ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी टीम बना के इमरान खान के साथ बातचीत करना शुरू हो जाए, हमारा काम ही नहीं है, बिल्कुल। हम वो कैसे कर सकते हैं ओपनली ये बातें। वो जो भी बात कर रहे हैं अपने वोटरों को भी धोखे में डालता है ये बानी पीटीआई, और वो सही बात नहीं कर रहे क्योंकि सियासी नहीं है। सर अब आजकल उनका तो क्लेम ये है कि ये जो नैब कवानीन का फैसला आया उसके बाद तो 190 बिलियन पाउंड का जो केस है वो भी खान साहब पे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अब अदालतें ख़त्म नहीं कर रही। सबसे बड़े मुखालिफ तो नैब कवानीन के खुद बानी चेयरमैन पीटीआई खुद थे ना। सारे कवानीन उनके बनाए हुए। देखिए वो जो चीज़ें अदालत में चल रही हैं उसके मुतालिक तो हम बात नहीं कर सकते कि अदालतों में क्या हो रहा है, अदालत का फैसला देखना पड़ेगा। तो वो खुद परसू कर रहे हैं, उनके बैरिस्टर गौर साहब सारे मामला को देख रहे हैं। सर बड़ी गहरी नज़र है आपकी सियासत पे, मुआशरे पे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, एक ग्रैंड डायलॉग होने नहीं चाहिए जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स, मतलब तमाम फ्रीकैन, एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज, हुकूमत हो, सियासतदान हो, इवन अदलिया भी बैठनी चाहिए मुल्क के मजीद वसीतर मफाद में। ये तो बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है। अब अगर आज असेंबली में स्पीकर साहब की एज बीइंग द हेड ऑफ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अगर आज वो एक कमेटी बन रही है बिलावल साहब के कहने से और PMLN के कहने से, तो ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसमें भी जब भी रुकावट आई है तो PTI की तरफ से आई है, क्योंकि बानी PTI ने कभी इस चीज़ को मुनासिब समझा ही नहीं। उसने मैंने उस वक्त ये हमें नाम ही सिर्फ चोरों को देता था, ये चोर है, हमने इनसे बात ही नहीं करनी। अब वो जितने को खुद चोर बन गए हैं तो वो अब उसका डेफिनेटली वो सारा मलबा तो उन्हीं के ऊपर आ रहा है ना। चोर मैं उनको कहता था तो मैं तो खुद चोर बन चुका हूँ, उस चीज़ से तो खैर वो हट गए। लेकिन अब ये कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। लेकिन वो तो कह चुके हैं हमारा तो सियासत से अब कोई अमल दखल है ही नहीं। ये कुछ दिन की बातें हैं, अभी इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी तो शायद 1 साल हुआ है इनको। जी बिल्कुल। तो जरदारी साहब से जब पूछा गया था ना जेल में, आपने तो इतना टाइम जेल में गुजारा, उन्होंने कहा था 2 साल के बाद जेल बोलती है कि जेल क्या चीज़ होती है। अभी तो उनको 1 साल हुआ है, उनको तो 11 साल रखा गया, और 11 साल रखा गया, उन पर कोई कन्विक्शन भी नहीं थी, वो भी जेल काट के आ गया। तो क्या सर आपको लगता है कि ये 2017 के बाद जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, मुआशी बहरान है, कहीं ना कहीं इसमें मुकन्नना भी मुनव्वस है? नहीं जी नहीं, ऐसी नहीं कोई बात। ये सारा कुछ बानी PTI का कर दिया सारा कुछ है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा जी हम लोग ही इतनी बड़ी ऑपोजिशन थे जिस वक्त वो हमें चोर डाकू कहता था। बिल्कुल। अब हम हुकूमत में आ गए हैं, हमने तो उनको चोर डाकू नहीं कहा, वो तो कोर्ट्स फैसला कर रहे हैं ना। कोर्ट्स ने फैसला कर दिया, हम तो फिर भी हमने कहा जी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे आप अपनी बात करें। वो तो करना ही नहीं चाहते थे। ये सारा कुछ इन्हीं का किया हुआ है PTI का। आए दिन उनका बयान बदलता है। कुछ 1-1.5 महीना पहले उन्होंने ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं इस हुकूमत से कोई बात नहीं करूंगा जो फार्म 47 की पैदावार है। जी 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 यार, जब इनका 2018 के इलेक्शन में वो क्या RTS था? जी RTS था सर। उसके तहत जब सारा वो सिस्टम को फ्रीज कर दिया गया था RTS के, उस वक्त सारे रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए, उस वक्त इनको इक़्तिदार में लाया गया। ये भूल क्यों जाते हैं सारी बातें? फॉर्म 45, फॉर्म 47 की क्या बातें कर रहे हैं? हर इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट के अपना एक रोल होता है। किस इलेक्शन में कोई जमात जीती है बगैर एस्टेब्लिशमेंट के? मुझे बताए ना जरा ये।
कोई जमात नहीं। तो ये किसकी इस तरह की बातें करते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में आके उस दिन आपने उनका बयान सुना सुना होगा, फॉर्म 45 की है, 47 की है, अब यही चलेगी। बस ये जो हुकूमत आ गई है अब यही हुकूमत है, इसी के थ्रू हमने काम करना है, इसी के थ्रू हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बात खत्म हो गई। अब उनको जब एक सेम थिंकिंग प्रिवेल होगी, सियासी सोच इधर तो अभी भी नहीं हुई है बानी पीटी है, क्योंकि ये सियासी सोच के मालिक ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है, अल्लाह करे इसको अल्लाह हिदायत दे और इसको कोई सियासी सूझबूझ आए। अच्छा सर, ये जो जुडिशल पैकेज आ रहा है इसके बाद तो ऑटोमेटिकली अगर 2/3 अक्सरियत हुकूमत पूरी कर लेती है, ये इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, पास भी हो जाता है दोनों मानों से, सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत भी कर देते हैं, तो इससे तो फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में ऑटोमेटिकली तोसी हो जाएगी। देखिए जी, अब ये हर हुकूमत का अपनी हुकूमत को आगे लेके चलाने का अपने वो सारा अपना टाइम देखते हैं, अपना वो रूल्स देखते हैं, अपना देखते हैं हमारी हुकूमत ने किस तरह 5 साल पूरे करने हैं। जी सर। तो ये जो काम इस वक्त वो कर रहे हैं, इस वक्त ये ज़रूरत है मेरा ख्याल है। आपको पता है जिस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाने की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ना हुकूमत ने की थी, किसी ने नहीं की थी, खुद चीफ जस्टिस साहब ने की थी, बिल्कुल। काजी फाइज ईसा साहब। उनका ये भी कहना था कि अदालतों पे बहुत लोड है और बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो ये चीजें सारी वो हैं जो हम कोई अपना मफाद देख के नहीं कर रहे, मुल्क की मफाद में देख के हमने कर तो रहे हैं। जिससे भी बात की है वो यही कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाना हो, जुडिशल पैकेज लाना हो, इसमें हुकूमत के अपने सियासी अज़ाइम है। वो हर कोई ये कहता है ना। अगर आप पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट देख लें, वो जो आपको खुद नंबर का पता है, जी सर। उसको हमने वैसे ही रहने देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था ना कि जी जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, उसके मुताबिक वो तो चले पास हो गया। अब ये जो दूसरा जुडिशल पैकेज की आप बात कर रहे हैं जिसमें कि जजेस का टेन्योर बढ़ाया जाएगा, वो एक वक्त की ज़रूरत, मेरा ख्याल है ज़रूरत है इस वक्त की। उसमें किसी को फ़ायदा हो किसी को नुकसान हो, हमने ये तो नहीं देखना। जनरली इज्तमाही तौर पे आप ये देखेंगे मुल्क का फ़ायदा ही होगा, अदलिया का भी फ़ायदा होगा। ये अदलिया कब से आपको पता है लगी हुई है। आप हामिद खान साहब से पूछ लीजिए जो कि पीटीआई के बड़े रूरमा है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है पीटीआई का, उनसे पूछे कब से जुडिशल पैकेज की बातें चल रही है। ठीक हो। अब अगर हम आके हमने 2/3 पूरी कर ली है तो अब वो इंशाल्लाह आएगा असेंबली में और 2/3 के साथ उसको पास किया जाएगा। अच्छा सर जी, हमने देखा है वज़ीर आज़म साहब बजाते खुद और उनकी जो मुआशी टीम है दिन रात मेहनत कर रही है, बेरोज़गारी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको कब तक लगता है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? देखिए, ये क्योंकि IMF के उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं। IMF का एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपका बजट का एक आउटले डिफरेंट होता है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ IMF आपका बजट बने तो फिर आपके मुख्तलिफ आउटले होता है जो कि हुकूमत देती है। बिल्कुल सर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें IMF को साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है। ये लॉन्ग रन के पैकेजेस हैं सारे, और इसमें इंशाल्लाह ताला जो दिन रात काम प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं या हमारी फाइनेंशियल टीम कर रही है, वो सारा सिर्फ इस बात पे कि हुकूमत को महंगाई से निजात दी जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, दहशतगर्दी का खात्मा हो। इसके अलावा और हुकूमत का कोई ना कोई एजेंडा है, ना कोई इस पर काम कर रहे हैं। आप इस हुकूमत की सिर्फ सीरियसनेस देखें, हमारा हमने एक ही अपना फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए हैं और उसी के थ्रू हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। PTI ने 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज किए थे। जी बिल्कुल। मैं उनको नाम भी गिना सकता हूँ चारों के। जी सर। हर साल, क्योंकि उनको इतनी गवर्नमेंट की सूझबूझ ही नहीं थी। सर माशाल्लाह पंजाब में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। मैडम मरीम नवाज दिन रात बहुत काम कर रही हैं। आपने देखा कि उन्होंने आवाम का पैसा आवाम पे लगाया, 14 रुपए का रिलीफ दिया बिजली के बिलों में। तो ये कैसा इकदाम है, इससे लोगों की मामूली ज़िंदगी बेहतर हुई है कुछ हद तक। देखिए, क्यों बात वही है, क्योंकि हमारा ख़जाना इतना अच्छा नहीं था जिस वक्त भी हमने टेक ओवर किया। मियाँ शहबाज शरीफ को सारे कहते थे कि जी आप गवर्नमेंट टेक ओवर ना करें, इसको जाने दें, PTI को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन उसको इस वक्त हमने टेक ओवर करना पड़ा कि हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अगर हम लोग टेक ओवर ना करते, मियाँ शहबाज शरीफ ना करते, तो हम बैंकरप्ट मुल्क कहलाते। एक न्यूक्लियर पावर बैंकरप्सी में चला जाए तो आपको पता है उसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस होती हैं।
वो दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिया मियाँ शहबाज शरीफ ने। आपने रियासत को बचाने के लिए बड़ी भारी कीमत अदा की है। अपनी सियासत दाव पे लगाई हमने, रियासत को बचाने के लिए सियासत हमने दाव पे लगाई है। हमने अवाम का सारा जो भी उनका एक नेगेटिव रिमार्क्स है वो सारे हमारे ऊपर आए, वो नून लीग के ऊपर आए। लेकिन क्योंकि उनकी नीयत साफ है, आपको भी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ आपका ना बैठना उठना नहीं हुआ। बहुत पॉजिटिव और बहुत मेहनत करने वाला इंसान है और माशाल्लाह एज प्राइम मिनिस्टर कोई कसर नहीं उनमें। जिस तरह मुल्क को लेके चल रहे हैं, जिस तरह उनकी सोच है, जिस तरह उनकी नीयत है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको इन मुसीबतों से मुल्क को निकालेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर ये बड़े मियाँ साहब कभी चुप रहते हैं, कभी एक्टिव हो जाते हैं। बड़े मियाँ साहब तो रूए रवा है PMLN के, असल ब्रेन भी बड़े मियाँ साहब हैं। और अब बड़े मियाँ साहब की जो असल सोच, वो मरियम नवाज साहिबा वो पंजाब के एज चीफ मिनिस्टर बन के वो लेके चल रही हैं उनकी सोच को, और वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रही हैं और बड़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स दे रही हैं जो पिछली मतलब कोई और चीफ मिनिस्टर, देखिए इनसे अच्छा चीफ मिनिस्टर तो इनके चचा मियाँ शहबाज शरीफ ही रह चुके हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनको, जो जिस तरह उन्होंने काम किया। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा का जो टाइम है वो, क्योंकि एक जनरेशन गैप है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, ये सोशल देखे होंगे माशाल्लाह माजरत के साथ उन्होंने अपने ज्यादातर वजीर और मुशीर भी बड़े यंग लोग रखे। वो ठीक है उनकी सोच, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में चले जाएं, पॉलिटिशियंस जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस होती है ना, उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। उनकी वो बहुत बहुत डीप रूटेड लोग होते हैं जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एज में होते हैं सारे। आप इंडिया के जाके आज भी सियासतदान देखें, वो बड़ी ज़्यादा एज के लोग होते हैं। अब ठीक है, यंगस्टर्स को भी टाइम दें, उनको लाएं, उनको इनकरेज करें, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि जी बस सिर्फ यंगस्टर्स की टीम लेके आए, बाकी जो सीजन पॉलिटिशियंस उनको साथ रहना चाहिए। पिछले दिनों मैंने मीडिया ने एक बात रिपोर्ट किया कि मियाँ साहब मैडम, आज 11 सितंबर है, आज मैडम कुलसूम नवाज की बरसी भी है 6ठी। तो सुनने में यह आया था कि मियाँ साहब बरसी के बाद ना लंदन जा रहे हैं। सर इलाज के लिए जा रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए रहने के लिए जा रहे हैं? एज ऑफ टुडे मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है बड़े मियाँ साहब के प्रोग्राम की। आई हैव नो आइडिया वो जा रहे होंगे। वो अपने माशाल्लाह सेहत ठीक है उनकी, अगर जा रहे होंगे अपनी हेल्थ चेकअप के लिए, वो तो एक रूटीन की बात होती है, बट मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात। सर आपने 5 शख्सियात को 10 आउट 10 में से नंबर देने हैं। मौलाना फजलुर रहमान 10 में से नंबर देने मैंने? जी आपने देने हैं। 7 नंबर दूंगा उनको मैं। आसिफ अली जरदारी 9 नंबर। सिराजुल हक साहब सिराजुल हक साहब जो आपके जमात इस्लामी के साहब का अमीर थे? जी सर। 6 नंबर। बानी चेयरमैन PTI ये तो 4 नंबर। और आखिर में बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ? जी सर 8 नंबर। ज़्यादा नंबर दिए आपने जरदारी साहब को। जरदारी साहब की मैंने जी वर्किंग देखी है। जरदारी साहब ने जो बात की है ना कि मैंने ये करना है, उन्होंने करके दिखाया है। सर वैसे लोगों ने ये बहुत बातें फैलाई कि ये कोई लंबा इत्तेहाद नहीं है। 10 अप्रैल 2022 के बाद आप देखें PDM के साथ वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और अभी भी ये आप देख रहे हैं कि आपकी कोalition गवर्नमेंट है। देखिए जरदारी साहब की सेहत भी इतनी डाउन चली गई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, बिलावल को, उसको फॉरेन मिनिस्टर बनवाया। सेनेट का इलेक्शन उन्होंने कहा जी चेयरमैन मैं लूँगा, उन्होंने लेके दिखाया। ऊपर जब कोई इलेक्शन, वो जिस स्लॉट को उन्होंने बात की था कि जी ये मैं लूँगा, वो उन्होंने लेके दिखाया। वो सारी सियासी बुर्दबारी, शहबाज शरीफ को उन्होंने वजीर आला भी बनाया। बिल्कुल बनाया, चाहे आइन को राइट करके उन्हें हटाया गया, लेकिन उन्होंने बनाया। ये वो असल सियासतदान है। अच्छा, उनसे जब पूछा गया था ना जी आपकी ये क्या टैक्टिक्स होते हैं, आप अगर कोई किसी के पास जाए कैसे, वो सिर्फ उन्होंने कहा था जी मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ और उनके पाँव पे हाथ रखता हूँ। देखो यार, ये जरदारी साहब का ही अपना एक स्टाइल है और बड़ा हम्बल बुर्दबार सियासतदान है जी, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन, इसमें कोई शक नहीं। बड़े मियाँ साहब भी, उनका भी जो सियासी लेवल बहुत ज़्यादा है मियाँ नवाज शरीफ का भी, कोई शक नहीं इसमें। देखिए आज बड़े मियाँ साहब अगर
बैक सीट पे अगर है तो सारी रूए रवाम वही है, नून लीग के फैसले उन्हीं के पास है, वही करते हैं। और वो अगर बैक सीट पे है, सिर्फ उसकी वजह ये है कि मैंने अगर फ्रंट से अगर मैंने लीड करना है अपनी पार्टी को या इस मुल्क को, तो मैं इस्टेब्लिशमेंट के उस पे नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे कहेगी ये करें। वो इंडिपेंडेंटली लीड करना चाहते हैं, वो भी उनका भी एक अपना स्टाइल है। 2024 इलेक्शन में जब वो वोट कास्ट करने गए ना, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आ रहा है, मतलब है मैंडेट, मतलब है मिला जुला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि खुदा ना करे कि स्प्लिट मैंडेट किसी को मिले, ठीक। दुआ करे कि किसी को सादा अक्सरियत मिल जाए या 2/3 अक्सरियत मिल जाए। लेकिन फिर आपने देखा इलेक्शन की रात क्या हुआ रिजल्ट के साथ। जी जी, वो तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था सारा कुछ। सर साहब भी उसी वक्त आते हैं, आप इक्तदार में अगर वो 2/3 मिल जाती या कम से कम मेजोरिटी में आ जाती, लेकिन वो ठीक है। सर पार्टी की डिमांड तो थी कि आप कोalition गवर्नमेंट के भी वजीर आजम बने। मियां साहब ने मेरे ख्याल एक्सपेक्ट नहीं, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने खुद ही नहीं लिया। वो देखे 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ रह चुके। बड़े अच्छे टाइम देखे उन्होंने। अब वो क्या, अब उन्होंने भाई को मौका दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। सर फ्यूचर में देख रहे हैं मियां साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हुए? कौन सी मियां साहब? बड़े मियां साहब। एक बातें सारी कबल वक्त है, और मियां साहब की अपनी मर्जी है, अब वो पॉलिटिक्स में आगे आए या ना आए। अब ये तो अब आप देखें, एज, आपकी हेल्थ, टाइम। देखिए अब बेटी को सामने ले आए हैं, अब इस तरह अभी आज तो क्या ना, इतना आसान नहीं है मेरे लिए कि जी वो। सर आखिरी सवाल, फ्यूचर में 2 यंगस्टर्स हैं, बिलावल साहब हो गए और मरियम बीबी हो गई। दोनों की ख्वाहिश होगी कि वो एक बार प्राइम मिनिस्टर भी बने। आप किसको जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनते देख रहे हैं? सर स्पेकुलेशन ही दे दें। नहीं, मैं स्पेकुलेशन नहीं दे सकता। देखिए वो बात आपकी एक सही है कि उनका सिंध में उनका पूरा एक होल्ड है, उनका इक़्तिदार है, और कितनी देर से उनका इक़्तिदार चलता है। PMLN पंजाब में बिल्कुल फुल कंट्रोल में इक़्तिदार है। जो PTI के टाइम पे जो इक़्तिदार लिया गया, वो आपको पता है कैसे लिया गया उनसे। अदरवाइज तो PMLN का इक़्तिदार होता है हमेशा लीग का। तो ये तो जी जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और फिर जो हमारे मुल्क में एक मसला ये है कि जो वो जो हिडन हैंड्स हैं, जो गवर्नमेंट्स लेके आती हैं और लेके जाती हैं, अब उनके फैसले क्या होते हैं वो हम तो नहीं बता सकते ना जी, क्या फैसले। सर एक मतलब एक सादा सी बात देखें ना, कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा पंजाब जैसे बड़े सूबे में लाना बहुत बड़ी ज़्यादती थी पंजाब की आवाम के साथ। यार वो बंदा पॉलिटिशियन, माननी PTI पॉलिटिशियन होता तो उसकी सिलेक्शन को आप आज क्रिटिसाइज करें। वो बेचारे वसीम अकरम को भी उन्होंने बड़ा ख़राब किया है, उसे वसीम अकरम +2 कहते थे। नहीं, आप उनके वो महमूद खान जो KPK में चीफ मिनिस्टर लेके आए, वो देख लें, वो बुज़दार से भी नीचे थे। उनकी सियासी स्टैंडिंग बुज़दार से भी नीचे थी उसकी। ये तो इसकी अपनी सिलेक्शन थी, ये कोई इसलिए कि सियासतदान नहीं है ना। सर आप जानते हैं जैसे कि यूथ हमारे मुल्क की पॉपुलेशन की रीढ़ की हड्डी है, कोई एक पैगाम यूथ के लिए? देखिए यूथ को मेरा सबसे पहले तो यही पैगाम होगा कि हमारा मुल्क के हालात, मेरा तो 2002 से लेके आज तक मैं पॉलिटिक्स में हूँ ना जी, 3 दफ़ा मैं MLA बना हूँ। मायूसियाँ बहुत देखी हैं हमने अपने मुल्क में, उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कभी हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है, कभी फिर पस्ती की तरफ चला जाता है। यूथ को एक तो मायूस नहीं होना चाहिए, होप लूज नहीं करनी चाहिए अपने मुल्क के साथ। वो बेचारे तो सिंसेयर हैं, वो तो लुक फॉरवर्ड करते हैं, अपनी डिग्रीज लेके फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती। और यूथ का जो है ना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला दे कि वो इस मुल्क से प्यार करते हैं और इस मुल्क में रह रहे हैं, अपनी डिग्रीज लेके रह रहे हैं, बेरोज़गार होके रह रहे हैं। कईयों को बाहर जाने का मौका मिलता है तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो बस मायूस उनको नहीं होना चाहिए। मायूसी वैसे ही गुनाह है जी। और हमारी जो भी लीडरशिप आती है वो एक पूरी कोशिश करती है पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला जाए। जी बिल्कुल। यूथ तो हमारा एक सरमाया है जी, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। और मेरा ख्याल है, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ उनको कि वो, बल्कि वो पाकिस्तान में किसी जगह पे वो अपनी कोई इनपुट देना चाहें, किसी फोरम पे भी वो उनको देनी चाहिए। और जितने उनके इलेक्टेड नुमाइंदे उनके इजला में इलेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ उनको राब्ते में रहना चाहिए, अपनी फीडबैक उनको देनी चाहिए।
और अपना उन नुमाइंदों से काम कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे मियां अहमद रज़ा मानिका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले MNA। अपने मेज़बान कामिल अब्बास को इजाज़त दीजिए और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल कड़क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर हाजिर होंगे एक नई सोच, एक नए चेहरे के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।